वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 रिवाइज करने वाले हैं अकाउंट्स का। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके फंडामेंटल्स अपन पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर कवर करता है आउट ऑफ 80, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो भी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स है वो सभी अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो कि आपका इस बुक का नाम है पार्टनरशिप। What is पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसी काम को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो समझाने के लिए, आपने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी है, तो क्लास 11th में जब आपने अकाउंट्स पढ़ी तो उसमें जो भी आपने क्वेश्चंस किए, जो भी आपने चैप्टर्स किए, उन सभी चैप्टर्स में आपने जो भी क्वेश्चंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। तो उसमें क्या पढ़ा था कि एक ही इंसान है, वही सारे बिजनेस के काम कर रहा है और वही सब कुछ मैनेज कर रहा है। लेकिन अब जब क्लास 12 में आप अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो तो उसका नेक्स्ट, अब जब क्लास 12 में तुम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो तो उसमें क्या पढ़ना है तुम्हें? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या चीज है कि अब इसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर जो भी बिजनेस के ऑपरेशन है वो सारे संभालेंगे। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ? टू और मोर पर्सन, ये लोग बिजनेस को चलाएंगे। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होगी ये सारे कौन कैरिड आउट करेंगे? ये लोग करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप में कि कौन पार्टनर बन सकता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ है कि कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट ये जो तीन लोग मैं बता रहा हूं, इस तीन लोगों के अलावा कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। सबसे पहला माइनर। माइनर का मतलब जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है। सेकंड पर्सन आता है अनसाउंड माइंड, और थर्ड पर्सन आता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो मैंने क्या बताया? पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट दीज तीन। कौन कौन से? सबसे पहला माइनर पर्सन। माइनर पर्सन का मतलब क्या है? जिस पर्सन की एज 18 ईयर्स से कम होगी वो। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन कैपेबल नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ ने, कानून ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो वो पर्सन क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। ये तुम्हारा एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं कि आपको पार्टनरशिप की जरूरत क्या पड़ रही है। क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी, उसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, काम वहां पे भी होता था। अब अपनों को पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है, या फिर पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के काम करने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि बहुत से ऑपरेशंस बिजनेस के ऐसे होते हैं जो एक इंसान अकेला नहीं कर सकता है। उसको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को आगे ले जाना है, प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, और भी सेगमेंट में अगर बिजनेस को फैलाना है, उसके लिए उसको एक टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसी टीम की रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस जो भी ओनर होते हैं वो क्या करते हैं? बिजनेस को ओपन करते हैं पार्टनरशिप की फॉर्म में, जिससे कि उनके पास और भी स्कोप खुल जाए। अब इसके बाद एक और थर्ड पॉइंट अगर अपन बात करें तो जब भी पार्टनरशिप होगा तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप जब भी करेगा कोई भी पर्सन तो उसको एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। अभी पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डीड में मेंशन करनी पड़ती है। अगर अपन एग्जांपल लें तो आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, जो भी पार्टनर से उनका नाम क्या है, जो भी पार्टनर से उनका एड्रेस क्या है। इसके अलावा और एग्जांपल लें तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, उस कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा, ड्राइंग्स करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन। और इसके एग्जांपल्स ले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, पार्टनर्स को क्या सैलरी, क्या बोनस, क्या कमीशन दिया जाएगा,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, इस डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डीड वैसे दो तरीके की हो सकती है, रिटन और ओरल। ये तुम्हारे बेसिक इंफॉर्मेशन में काम आने वाली चीज है कि डीड जो है दो तरीके की होती है, इससे क्वेश्चन बनने का कोई चांस होता नहीं है। ठीक है, रिटन डीड मतलब सारे पॉइंट लिखो, लिख के उस पर पार्टनर अपने साइन कर लेंगे। देन आफ्टर आता है ओरल डीड। ओरल डीड मतलब पार्टनर से ओरली डिसाइड कर लिया। अगर बेस्ट माना जाए कि बेस्ट कौन सा होता है तो रिटन डीड ही बेस्ट रहती है। क्यों, इसका कारण क्या है, रिटन डीड बेस्ट होने का कारण ये है कि कोई भी अगर इन फ्यूचर जाके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आपके पास एक सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के आपने डिसाइड किए वो एक जगह आपके पास लिखे रहेंगे। देन आफ्टर आप उस डीड से जो भी अगर आगे इन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट से होने से आप बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मुझे फोर्थ पॉइंट जो आपको बताना है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई बिजनेस में तो उस केस में कौन कौन से रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे आपको 5 रूल दे रखे, वैसे तो 5 से ज्यादा है लेकिन आप 5 रूल याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। सेकंड रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आल्सो नॉट अलाउड। फोर्थ रूल बात करें तो फोर्थ रूल है सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस या कमीशन टू पार्टनर, ये भी नॉट अलाउड। देन आफ्टर उसके बाद फिफ्थ रूल की बात करें तो फिफ्थ रूल कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये अलाउड है, लेकिन इधर बोला है कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, एट द रेट एट द रेट 6% पर एनम। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। सबसे पहला क्या है, पीएसआर। पीएसआर बोलते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वली होगा। इक्वली मतलब 2 पार्टनर 1:1, 3 पार्टनर 1:1:1। उसके बाद सेकंड रूल बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। थर्ड रूल के बारे में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी नहीं होगा। फोर्थ क्या है, सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स को ये भी नहीं दिया जाएगा। और लास्ट रूल अपन ने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउ तो होगा लेकिन कितने परसेंट से, सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम से। अब इसका यूज क्या आएगा तुम्हारे, पढ़ तो तुम लोगे लेकिन इसका यूजेस क्या क्या है। तो इसका यूज सबसे पहला तो इससे एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। या फिर कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दे रखी होती है, पीएसआर की इंफॉर्मेशन, या पांचों में से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दे सकता है वो। ठीक है, आपको लास्ट लाइन में लिख के दे देगा क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नॉट मेड बाय द पार्टनर्स। देन आफ्टर तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स या सैलरी बोनस कमीशन ये नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड और नॉट अलाउड। और अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये अलाउ तो होगा लेकिन एट द रेट 6% पर एनम से ही अलाउ होगा। चाहे क्वेश्चन में कोई सी भी रेट दे रखी हो, 12%, 9%, 10%, कुछ ही बोला हो, आपको 6% की रेट से देना है। और पीएसआर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, आपको पीएसआर कितना मानना है, इक्वली ही मानना है। ठीक है, तीनों दोनों जितने भी पार्टनर है सबका पीएसआर क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा।
तो इस टॉपिक का समझ में आया तुम्हें? अब इसके बाद एक टॉपिक और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टनर्स। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 50। अब एक चीज ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप एक्ट है उस एक्ट में तो कहीं भी नहीं बता रखा मैक्सिमम पार्टनर के बारे में कितने होने चाहिए, लेकिन कंपनीज रूल में आपको इसके बारे में बता रखा है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। अब क्या हमें ये भी याद रखना है कि कौन से रूल में क्या नहीं, आपको बेसिकली सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए आपके 50। ठीक है, अब मैं एक आपको रिकेप दे देता हूं जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा। ये थी आपके फर्स्ट चैप्टर की जो भी थ्योरी से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं वो। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोले तो 2 और मोर पर्सन कमेंस द बिजनेस टुगेदर। देन आफ्टर उसके बाद अपन ने पढ़ा हु कैन बिकम द पार्टनर। तो उसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे कि 3 पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकते, उसके अलावा सभी पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। कौन कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट था माइनर, सेकंड पॉइंट था अनसाउंड माइंड, और थर्ड पॉइंट था आपका ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट आपके आता है एक ये वाला पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ पार्टनर कितने कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टनर मैंने क्या बताया कि मिनिमम आपके कितने 2 और मैक्सिमम 50। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड वो है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस के सभी टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को अपन मेंशन करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद सभी पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, इन केस इन फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप डीड यूज आती है उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, जिससे कि आगे पार्टनर्स के बीच में लड़ाई मतभेद ना हो। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है? पार्टनरशिप डीड में बिजनेस का एड्रेस क्या है, बिजनेस का नाम क्या है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें पार्टनर्स का क्या नाम है, पार्टनर्स के एड्रेस क्या है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर वो आ जाएगा। ड्राइंग्स कितनी होगी पार्टनर की वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी, और उसके अलावा बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, गुडविल क्या रहेगी। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है सभी इन्फॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी होती है। आपके बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, लगभग 10-12 के आसपास इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, उसमें से कोई भी 7-8 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बना रखी, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो ये 5 पॉइंट तो आपको रटे हुए होने चाहिए कि 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ये 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। और जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए भी आपको ये ही 5 पॉइंट काम में आते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वली होगा। मेरे साथ बोलते चलना ये वाली चीज। तो पहला पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये कितने परसेंट ये दिया जाएगा, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सिर्फ और सिर्फ यही चीज अलाउड है। पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है और ये अलाउड होगा तो किस रेट से अलाउ होगा, एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी आती है जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो मैंने कवर करा दी। अब इसके बाद अपन कवर करने वाले हैं तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन। एक बार प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कौन कौन से अकाउंट्स है जो तुम्हें इस चैप्टर में सीखने चाहिए और कौन कौन से अकाउंट्स तुम्हारे इस चैप्टर में काम आएंगे। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट जो है P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद आपको सीखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद आपको सीखना है एक पार्टनर्स
लोन अकाउंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाएगा क्या क्या, या तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, उसी के साथ पूछ लेंगे आपको पी एंड एल कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाओ। तो ये तीन अकाउंट है जो अपनों को इसमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब यहां से अपना जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके टॉपिक शुरू हो गए। आपको करना क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके जो भी नोट्स या बुक से जो भी आपको रिवाइज करना है उनको एक रिवाइज करना। फिर रिवाइज करने के बाद इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं श्योरली कह रहा हूँ आपसे वो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो तुम कमेंट में मेरे से डाउट आपके शेयर कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। देन आफ्टर उसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर इसके बाद पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ टॉपिक पढ़ना है आपको पास्ट एडजस्टमेंट। और फिफ्थ टॉपिक आपका रहेगा गारंटी वाला। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक पे आपको फोकस रखना है। ये 5 टॉपिक अपने इस क्लास में कवर करवाए जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो एक बार मैं आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में बता देता हूँ ये क्या होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हाँ, तो अपन बात कर रहे थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड। अब अकाउंट्स की बात करें तो 11th क्लास में तुमने बहुत से अकाउंट्स की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, और तुम्हें ध्यान हो तो 11th क्लास में तुमने चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ते थे तुम? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब। तो वहां पे जो तुम पी एंड एल अकाउंट पढ़ते थे ये उसी का दूसरा भाई है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, आप उस पी एंड एल अकाउंट में क्या करते थे, ये जो 11th क्लास में तुम पी एंड एल अकाउंट पढ़ते थे इसमें क्या करते थे, बाय साइड में जीपी को ले आते थे। देन उसके बाद टू साइड में जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस होते थे और कोई भी अगर इनकम दे रखी है तो उसको बाय साइड में लिख देते थे। देन उसके बाद क्या, दोनों साइड का टोटल किया और जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है वो निकाल लेते थे। और अगर नेट लॉस आ रहा है तो बाय साइड में आ जाता था। ये अपन ने कब पढ़ा था, ये पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, देखो जो 11th क्लास का पी एंड एल बनाना यही पी एंड एल क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बेस होता है। लेकिन कैसे, ये जो मैंने इधर बताया ना नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट के साथ ही इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत की जाती है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बेसिकली क्या चीज होती है बताता हूं मैं। आपका जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आया, आपका जो भी, देखो 11th क्लास में जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता था तो वो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होता था, वहां पे एक ही ओनर होता था। तो जो भी नेट प्रॉफिट आपका निकल के आता था वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट किसको मिलता था, उसी सोल प्रोप्राइटर को मिलता था। लेकिन यहां बात करें अगर अपन पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में शुरुआत में क्या चीज पड़ी थी, 2 और मोर पर्सन्स। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो किसी एक पर्सन को नहीं मिलेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स में वो प्रॉफिट क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसलिए अपनों को किस अकाउंट की जरूरत पड़ रही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, किसी चीज का बंटवारा करना। तो यहाँ पे अपन किस चीज का बंटवारा करने वाले हैं, यहाँ पे अपन बंटवारा करेंगे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया। अगर मैं इस अकाउंट के नेचर की बात करूं तो इस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन से नेचर का होता है ये अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है ये।
नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है, तो कौन सा नेचर है, नॉमिनल अकाउंट। वही जो आपने पढ़ा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये 11th में अपन करते हैं। इसमें अब बेसिकली करना क्या है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया, जो भी आपका P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आया, उसी नेट प्रॉफिट को लेना है और अब इस नेट प्रॉफिट को आपको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन क्या डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में बांट देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं जो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाने हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है, तो इनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा। सेकंड, अगर पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, बोनस या कमीशन दिया जा रहा है, तो टू पार्टनर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, सैलरी, बोनस या कमीशन, तीनों चीजें इसी में आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो आ जाएगा बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस पार्टनर की ड्राइंग है, जितना इंटरेस्ट की आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी वो आपने दिखा दी इधर, और उसके बाद टोटल इधर आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट तो हो गए पार्टनर से रिलेटेड। उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट आता है जो कि है आपका रिजर्व में ट्रांसफर करने का, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर कुछ भी प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे कि 10,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 2,000 क्वेश्चन में लिखा है कि रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा टू ट्रांसफर टू रिजर्व 2,000। अब बस इसके बाद क्या करना है आपको, ये अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट क्लोज करोगे तो दोनों साइड का टोटल सेम नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इधर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो आएगा ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब दोनों साइड का टोटल किया और जो डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट अपन ने लिख दिया। उसी डिफरेंस अमाउंट को किस नाम से दिखाया जाता है, बैलेंसिंग फिगर के नाम से। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या आया आपका, प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट का अमाउंट आया, मैंने क्या बोला था, एप्रोप्रिएशन, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो प्रॉफिट है किसमें बटेगा, पार्टनर्स में, इसलिए नाम क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर अपने एग्जांपल में कौन कौन है, ए और बी। अब ये किस रेशो में बटेगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2 और आपको लास्ट लाइन में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी पार्टनर्स ने, तो उस केस में आपको अब यहाँ पे PSR क्या लेना है, 3:2 लेना है या कुछ और लेना है, आंसर कमेंट में जरूर बताना है इसका। हाँ, फिर इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वही बैलेंसिंग फिगर से, और इधर आएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, ये लॉस होगा, और ए में और बी में किस रेशो में, PSR। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या रहेगा, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 1:1। क्यों, क्योंकि अपन ने शुरू में ही पढ़ा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो उस केस में जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या माना जाएगा, इक्वल। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो कोई मतलब नहीं है उससे, तो 3:2 में ये रेशो, ये प्रॉफिट 3:2 में नहीं बटेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में अभी इस पॉइंट में क्या अपन ने कवर किया है, P&L एप्रोप्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का एक अगर छोटा सा रिकैप दूं, अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखा,
फिर उसके बाद अपन ने पार्टनर्स को क्या दिया, सैलरी को, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन बोल, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी देना था वो दे दिया, थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था पार्टनर्स ड्राइंग्स, और लास्ट पॉइंट अपन ने देखा था ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखना जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इन 5 पॉइंट, 5 में से भी एक तो नेट प्रॉफिट उतारना होगा ही तुम्हें, उसके अलावा ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के बाहर कोई भी चीज आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखानी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम्हें, इसका कारण ये है कि आपका क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे सकता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता है, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन दे सकता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होती है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोले तो जैसे कि पार्टनर्स को रेंट दे दिया, या फिर पार्टनर्स के इंटरेस्ट, पार्टनर के लोन पे उसको इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अपन ने इस अकाउंट में जो भी पढ़ा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी तो सारे पॉइंट कौन से थे, जो भी पार्टनर्स को देना था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया, इंटरेस्ट पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिया, या फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया। एक पॉइंट कौन सा था, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं था। तो मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में सारे पॉइंट किससे रिलेटेड आएंगे, सारे पॉइंट आएंगे पार्टनर से रिलेटेड ही, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर अगर क्वेश्चन में और भी पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे पार्टनर को रेंट दे दिया, या पार्टनर के लोन पे उसको इंटरेस्ट पे किया, तो क्या वो भी अपनों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है? नहीं। ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन में इसके बाहर एक भी चीज नहीं आएगी। अगर तुम्हें इसके अलावा कोई भी चीज दे रखी है क्वेश्चन में, तो फिर उसका क्या करना है, क्या वो फालतू में दे रखी है? नहीं। क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में अगर इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उस केस में आपको पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा P&L अकाउंट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अब 11th क्लास में जो आपने P&L अकाउंट पढ़ा है, उसमें क्या चीज पढ़ते थे, अभी बनाया था अपन एक P&L अकाउंट। इसमें क्या है, बाय साइड में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही दिया हुआ होगा, तो जो भी प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट दे रखा है वो दिखा दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका इसके अलावा कोई भी पॉइंट दे रखा है, वो अगर आपका एक्सपेंस है तो टू साइड में, डेबिट साइड में दिखा देना, और आपकी इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया टू रेंट। अब सपोज करो रेंट अपन पार्टनर को ही पे कर रहे, हो सकता है पार्टनर की प्रॉपर्टी है, उसको बिजनेस ने रेंट पे ले ली, तो अब जो रेंट पे करेंगे किसको करेंगे, ओनर। ओनर कौन है यहाँ पे, पार्टनर। तो पार्टनर को क्या, रेंट पे किया। तो जो भी रेंट पे किया, सपोज करो आपका प्रॉफिट दे रखा है 5,000 का, और आपने रेंट पे कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, आपका टू नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 4500 का। कितना, 4500। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ये 4500 से करना पड़ेगा। अगर किसी ने इसको 5000 से स्टार्ट कर दिया तो वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन मतलब जो आपका जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, वो प्रॉफिट और लॉस आपका गलत कैलकुलेट होकर आएगा। तो समझ में आया कि वापस ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे बच्चा जो है गलती करता है एग्जाम में। क्या चीज बोली मैंने, कि 5 चीजें जो मैंने लिखी है रट लेना, इन 5 चीज के बाहर आपको P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज नहीं दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीज। अगर इस 5 चीज के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एग्जांपल में मैंने बताया पार्टनर्स का रेंट हो गया, या फिर पार्टनर के लोन पे उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले तो वो क्या हो सकता है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, अब कमीशन का ध्यान रखना, देखो कमीशन यहाँ पर भी है, अगर ये कमीशन पार्टनर को दिया गया तो P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाएगा। अगर यही कमीशन पार्टनर के अलावा किसी भी पर्सन को दिया गया, फॉर एग्जांपल मैनेजर को दिया गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, वो कमीशन आपको किस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, P&L अकाउंट में आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, P&L अकाउंट में वो कमीशन दिखाया जाएगा। उसके बाद जो फिर नेट प्रॉफिट निकल के आएगा आपका, उसी नेट प्रॉफिट से आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, ये तो सारी बात हो गई P&L एप्रोप्रिएशन में क्या चीजें आएगी, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कैसे दिखाना है। देखो वैसे तो ये क्या है कि क्वेश्चन करते करते तुम्हें रटने में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स रेम्युनरेशन का आएगा, या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व का आएगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज डेबिट में आ रही है तो डेबिट में क्यों आ रही है, और अगर ये चीज क्रेडिट में आ रही है तो क्रेडिट में क्यों आ रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा आपके बिजनेस में, तो उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है बिजनेस के द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं
कि अपन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखना ये जो बन रहा है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको क्या चीज बता रहा था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी पार्टनर ने तो उसको इंटरेस्ट पे किया बिजनेस ने, तो बिजनेस ने जब इंटरेस्ट पे किया तो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और देखो लिंक करता हूं तुम्हें, याद करो 11th क्लास नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल्स, क्या पढ़ा था नॉमिनल नेचर के अकाउंट के बारे में, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये बिजनेस के लिए हो गया आपके एक्सपेंसेस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो डेबिट साइड दिखा दिया। देन आफ्टर उसके बाद अगर अपन बात करें पार्टनर्स रेम्युनरेशन, पार्टनर्स रेम्युनरेशन की अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो इसलिए ये भी कहीं में आ जाएगा, डेबिट में। और ऐसे ही अगर अपन बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी, ड्राइंग्स क्या चीज होती है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से कोई भी एसेट विड्रॉ करता है, कोई भी एसेट, वो एसेट मनी के फॉर्म में हो सकती है, फर्नीचर के फॉर्म में हो सकती है, या फिर एनीथिंग एल्स, जो भी बिजनेस की एसेट है, जो भी बिजनेस की चीजें हैं, बिजनेस की एसेट है, उसमें से अगर कोई भी पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स होती है। अब जब उसने विड्रॉ किया तो वो जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस विड्रॉल पे। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि एक पार्टनर ने 5,000 विड्रॉ किए, मनी की टर्म में विड्रॉ होगा आपके क्वेश्चन में, तो विड्रॉ जब करेगा तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये आगे और पढ़ेंगे अपन, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी समझा दिया क्या चीज इसमें आएगी, डेबिट में क्यों आ रही है, क्रेडिट में क्यों आ रही है। बाकी ये चीजें में आप नहीं भी इतना दिमाग लगाओ चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन करते करते आपको दिमाग में क्लिक होने लग जाएगी क्या चीज टू साइड आएगी और क्या चीज बाय साइड आएगी, और एग्जाम में यही लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये आपको नहीं बताना कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। अब देखो मुझे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए आपको एक पॉइंट और बताना है। आपके क्वेश्चन में कैसे गिवन होता है क्वेश्चन कि आपको ऊपर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको पार्टनर्स रेम्युनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी पॉइंट्स है 4 पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। देन आफ्टर लास्ट में, लास्ट लाइन में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिजनेस का नेट प्रॉफिट दे रखा है 5,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो 5,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से क्या कोई चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी, अगर कोई चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी तो उसको दोबारा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये बिफोर एडजस्टिंग दीज आइटम है या आफ्टर एडजस्टिंग दीज आइटम है। अब चलो ठीक है, तो समझ लिया ऐसे या वैसे दिया हुआ हो सकता है, बिफोर आफ्टर। अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिफोर एडजस्टिंग दीज आइटम, इसका मतलब अभी तक एडजस्ट नहीं किया, आपको एडजस्टमेंट अब करना है, तो आपको जैसे सिंपल क्वेश्चन होता है वैसे के वैसे आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि दीज आइटम गिवन आफ्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं कि नेट प्रॉफिट गिवन 5,000 आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, एग्जांपल क्या लिया अपन ने, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 गिवन आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इस केस में आपको क्या करना रहेगा, इस केस में आपको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एडजस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर कोई चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो गई तो उसको दोबारा अगर अपन ने लिख दिया तो ये दोबारा एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके सॉल्यूशन के दो तरीके होते हैं कि अगर कोई चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो गई तो उसको अब दिखाओ मत, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो गई और अगर मैंने उसको वापस से यहाँ पे दिखा दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो ये वापस एडजस्ट हो गई, तो इसको क्रॉस कटिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसी चीज को वापस अपन बाय साइड में भी रिपोर्ट कर देंगे। अगर अपन बाय साइड में भी दिखाएंगे तो एक तरीके से सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको 700 रुपए, तो 700 रुपए मैंने यहां भी दिखा दिया और 700 रुपए मैंने बाय साइड में भी दिखा दिया, तो इससे क्या होगा, उसका इंप्लीकेशन कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो मेथड है करने के, अपनों को एग्जाम में कौन सा करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एग्जाम में आप सेकंड वाला मेथड के आप 700 रुपए यहाँ भी दिखा दो और 700 रुपए आप बाय साइड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम एज इट इज लिख के 700 रुपए दिखा दो। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि क्या है कि आपका एग्जाम में स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। अब स्टेप मार्किंग में सपोज करो आपका मार्क्स था 1 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अब आपने अगर फर्स्ट मेथड यूज किया तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कहीं लिखा ही नहीं, तो उस केस में हो सकता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर ले, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो क्या है, मेथड दोनों सही है, बट रिकमेंडेशन यही है कि सेकंड वाला मेथड उसमें अपन दिखा देंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे ये समझाना था, ये का यही पॉइंट आपके P&L अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ेगा, मैंने बताया था 2-3 एग्जांपल दिए थे P&L अकाउंट क्यों बनाना होता है। अगर क्वेश्चन में आपको P&L अकाउंट ना पड़े तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना कि क्या जो P&L में मुझे शो करना है
वो ऑलरेडी उस प्रॉफिट में एडजस्ट हो रखा है या नहीं हो रखा। इसके लिए भी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का P&L दे रखा है 45,000 का, ठीक है, नेट प्रॉफिट दे दिया 45,000। अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पार्टनर्स को रेंट पे किया जा रहा है और पार्टनर वो मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। मैंने क्या क्या दो एग्जांपल लिए, पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। तो देखो मैंने आपको बोला P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट मैंने बताया आपको 45,000। अब दो इंफॉर्मेशन में कौन सी, टू रेंट किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, और टू मैनेजर कमीशन। अब सपोज करो क्वेश्चन में बोल रखा है रेंट है 5,000 का और ये पार्टनर का कमीशन है 10,000 का। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दे दी कि जो नेट प्रॉफिट है 45,000 आफ्टर एडजस्टिंग दिस रेंट। क्या बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45,000 गिवन आफ्टर एडजस्टिंग रेंट। तो देखो दो मेथड क्या है, या तो रेंट को यहां से उड़ा दो, रेंट को दिखाओ मत, तो 45,000 में से डायरेक्ट 10,000 लेस करो तो आपका क्या आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा, ठीक है। और उस 35,000 से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सेकंड मेथड क्या बोला मैंने कि आप इस साइड भी दिखाओ और अपोजिट साइड में भी इसको दिखा दो। तो अगर मैं इधर भी लिखूं बाय रेंट कितना 5,000, तो देखो इधर का टोटल कितना हो गया 50,000, तो इधर भी टोटल कितना आएगा 50,000। तो 50,000 में से अब ये 15,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरा 35,000। तो करो किसी भी मेथड से, दोनों से ही आएगा, लेकिन रिकमेंड क्या रहेगा, सेकंड मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या चीज यहाँ पे आपको समझानी चाहिए कि जो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना कि वो बिफोर एडजस्टिंग है या आफ्टर एडजस्टिंग है। अगर बिफोर एडजस्टिंग है तो उसमें अब एडजस्टमेंट करना है, कोई लोड नहीं। अगर वो नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर एडजस्टिंग दे रखा है तो आपको फिर टेंशन लेने वाली बात है। टेंशन लेने वाली बात क्या है कि वो आफ्टर एडजस्टिंग मतलब एडजस्टमेंट हो रखा है, तो उसको दोनों साइड में आपको रिपोर्ट करना है। आपके जो भी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीके गोयल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डीके गोयल में काफी चीजें सही तरीके से मैनेज करके दे रखी है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद मुझे इसी P&L एप्रोप्रिएशन में आपको एक चीज और समझानी है, वो क्या चीज है वो भी देखते हैं। अब मुझे आपको बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब मुझे इसी में आपको एक चीज और समझानी है। वो चीज क्या है, देखो आपको एक पॉइंट और दिया रहेगा, वो रहेगा कमीशन का पॉइंट। किस चीज का पॉइंट है, कमीशन का। कमीशन कौन कौन सा हो सकता है, तो मैनेजर कमीशन हो सकता है या पार्टनर्स कमीशन हो सकता है। आपके लिए एक और सवाल, अगर क्वेश्चन में गिवन है मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन को आप P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे या P&L अकाउंट में दिखाओगे, कमेंट में जरूर आंसर बताना इसका, ठीक है। अब कमीशन भी आपको दो तरीके से क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। पहला बिफोर और आफ्टर, ठीक है। क्या लैंग्वेज रहेगी, कमीशन बिफोर चार्ज, ये जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जो कमीशन वाला पॉइंट होगा वो कैसे दिया होगा, कमीशन बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट या कमीशन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है कमीशन बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, तो उस केस में आपको कैसे निकालना है कमीशन, जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेगा मल्टीप्लाई कर देना उसको रेट अपॉन 100 से। क्या, जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेगा मल्टीप्लाई कर देना उसको नेट अपॉन ये रेट अपॉन 100 से। बट अगर आपका कमीशन दे रखा है आफ्टर चार्जिंग, कौन सा आफ्टर चार्जिंग, तो ये ध्यान से देख लेना, इसमें तो नॉर्मल जैसे निकलता है वैसे निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो क्या चीज ध्यान रखनी है कमीशन के लिए, आपको कमीशन कौन सा ही हो, चाहे पार्टनर्स कमीशन हो या मैनेजर कमीशन हो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजर कमीशन है तो कहाँ आएगा, उसका आंसर है कि वो आपको दिखाना पड़ेगा P&L अकाउंट में, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कमीशन में क्या पॉइंट बोला मैंने, बिफोर कमीशन हो या आफ्टर कमीशन हो। तो बिफोर के केस में क्या है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। देन आफ्टर, उसके बाद अगर आफ्टर पॉइंट लिखा हुआ हो कमीशन में कि आफ्टर चार्जिंग ये कमीशन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट,
तो उस केस में क्या करना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए, तो बेटर है अपने तो क्या ध्यान में रखना, अगर आफ्टर है तो 100 प्लस रेट लिख देना, इससे काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी P&L अप्रोप्रिएशन का जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी आपके ट्रिकी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, वो सारे मैंने कंसीडर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट रहता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक काम करना है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद इन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करते जानी है। प्रैक्टिस के लिए क्या, जो भी आपकी क्वेश्चन बुक है उस क्वेश्चन बुक से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना, तो अच्छे से आपका इन टॉपिक्स पे अच्छे से ग्रिप आ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अपन ने अभी जो बात करी, किसकी बात करी, टॉपिक नंबर 1 P&L एप्रोप्रिएशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो टॉपिक नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है, वैसे तो इसका मीनिंग मैंने क्या होता है वो आपको बता दिया था P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ ये एक इजी टॉपिक भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड और सेकंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये हो गया इसका। देन आफ्टर मैं बात करूं प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। क्या रहेगा इसमें, 1 अपॉन 12। ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट के आपको एक एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टॉपिक इजी है, ध्यान रखना। हाँ, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूं इस वाले पॉइंट का, तो एग्जांपल लेते हैं XYZ 3 पार्टनर है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा कि X जो कि पार्टनर है वो 5,000 रुपए की ड्राइंग्स कर रहा है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा होगा, कितनी की ड्राइंग्स करी, 5,000 रुपए की, और साथ के साथ आपको ये भी दिया होगा कि किस मंथ में करी, मतलब किस डेट को इसने 5,000 की ड्राइंग्स करी। तो फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इसने ड्राइंग्स करी कितने की, 5,000 की। अब देखो आपको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स की रेट दे देगा, रेट ऑफ ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल दे रखी है आपको 12%। तो कैसे क्या करना है, सिंपल मेथड है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो सिंपल मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस केस में आपको सिंपल मेथड यूज करना है और किस केस में आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो देखो, अब इसमें अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, तो आईओडी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला आईओडी का, बोलो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो अब ये जो मंथ है ना, ये मंथ कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो आपको ये देखना है कि इसने जो ड्राइंग्स करी कितने टाइम पीरियड के लिए करी।
तो इसने ड्राइंग्स विड्रॉ, ड्राइंग्स मतलब पैसा निकाला, 5,000 रुपये निकाला, कितने टाइम पीरियड के लिए निकाला, इसने निकाला 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से आप पीरियड गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए आपके, 6 महीने हो गए। तो 6/12। तो अब अगर आप ये करोगे 6 पंजे 30, तो 300 रुपये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, मैं पहले आपको दोनों मेथड समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा पाऊंगा कि कब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे सिंपल मेथड लगेगा या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में तो अपन ने बात करी किस चीज पे, सिंपल मेथड पे। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल में क्या दिया रहेगा आपको। अब यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग टाइम पीरियड पे आप अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको डेट दे रखी है, सबसे पहले 1 अप्रैल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 31 मई, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1 अक्टूबर, और एक डेट दे रखी है 1 जन। ठीक है, और आपको ड्राइंग्स बता रखी है कितनी करी आपने। तो ड्राइंग्स देखो कितनी कितनी करी, सपोज करो यहाँ पे आपने 10,000 की ड्राइंग्स करी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने 20,000 की ड्राइंग्स कर ली, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने ड्राइंग्स करी है 5,000 की, और यहाँ पे आपने ड्राइंग्स करी है 15,000 की। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, ये तो आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये टेबल फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया, क्वेश्चन जैसे भी आपको गिवन होगा आपको इस टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है मंथ की। ठीक है, अब मंथ कैसे काउंट करने हैं आपको, ये जो ड्राइंग्स करी इसने कितने मंथ के लिए करी, कितने पीरियड के लिए करी। तो 1 अप्रैल के को इसने ड्राइंग्स करी, तो 1 अप्रैल से लेके आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक का होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है हर क्वेश्चन में। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया जाए जैन से दिसंबर, तो आपको फॉलो करना है। अदरवाइज अभी अपन जो भी एग्जांपल ले रहे हैं अपन ही मानते हुए चल रहे हैं कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल से लेके मार्च तक का होगा। तो देखो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी, तो 1 अप्रैल से मार्च तक का पीरियड गिनो कितना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने का पीरियड हो गया। सेकंड 31 मई, मतलब अब अपनों को मई के बाद क्या आता है, जून, जून से पीरियड काउंट करना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे कितना पीरियड आ गया, 10 दिन का, 10 महीने का सॉरी। फिर 1 अक्टूबर से पीरियड गिनेंगे 6 महीने ये आ गए, और 1 जनवरी से गिनोगे तो 3 महीने ये आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपनों को निकालना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये 1 2 3, तो 2 × 3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। 2-4 क्वेश्चंस आप अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली ये टेबल समझ में आने लग जाएगी, आपके हाथों पे बैठ जाएगी ये टेबल, बहुत इजी टेबल है क्योंकि 1,20,000, 2,30,000, और ये आ गया आपका 45,000। ठीक है, इसका अगर अपन करें 2 लाख 2 2 1 3 5,000 4 3 7 7 और 2 9 और 2 1 3, तो ये हो गया आपका 40 30 70 75 75 20 95, 3,95,000 ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दे दी। अब आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो देखो आपको रेट दे रखी है 12%। ठीक है, निकालते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग से। प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स क्या होता है, ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला इसका जो टोटल है इसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स। कितना आ रहा है 395 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 12, तो रेट कितनी है 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 12 से 12 2020, तो ये आ गया 3950। ये क्या निकल के आ गया आपका
आईओडी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और इसी तरीके से आपको इसका प्रेजेंटेशन करना है, इस तरीके से आंसर निकालना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्या फर्क है, कैसे पता करें? सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में आपको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करके उसका मंथ निकाल के कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको अलग अलग टाइम पीरियड की ड्राइंग्स दे रखी है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है और प्रोडक्ट मेथड के रूप में इस टेबल को बनाते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्ट मेथड लगेगा ना, ये प्रोडक्ट मेथड में आपको हो सकता है कि आपका सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो या डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 10 है तो 10 ही हो, सेम भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है। तो ये आपका टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मुझे एक और चीज समझानी है। तो दो मेथड से निकल गया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब वो एक पॉइंट क्या है देखो, अब कई बार क्वेश्चन में क्या चीज गिवन होती है आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पर्सन जो है, जो भी पार्टनर है, वो पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, मंथली बेसिस पे कर रहा है या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है या हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है, और एक फिक्स अमाउंट से ड्राइंग्स कर रहा है। क्या? फिक्स अमाउंट से ड्राइंग्स कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, क्या फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड पीरियोडिक बेसिस है। तो मैंने क्या बोला कि कोई पार्टनर अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है पीरियोडिक बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस का मतलब क्या बताया मैंने, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया या मंथली हो गया, किसी भी बेसिस पे वो ड्राइंग्स कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला जो रहेगा ना, फॉर्मूला बता देता हूँ क्या रहेगा इसका, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। देखो फॉर्मूला इजी सा है, वैल्यू भी पुट हो जाएगी, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है वो किस चीज के लिए, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अभी वो किस चीज के लिए समझाना चाह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन है ना, ये मंथ की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो वो चीज देखना आपको, वो चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये वाला जो मंथ की कैलकुलेशन जो अभी मैं समझाऊंगा, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स बेसिस पे आपको बता रखा होगा मंथ ऐसे ऐसे निकालना है, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ कैसे निकलेंगे, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था मंथ की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। ठीक है, तो तीन तरीके से ड्राइंग्स हो सकती है आपको, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा किस बेसिस पे आपकी ड्राइंग्स हो रही है। ठीक है, अब आप ड्राइंग्स जो कर सकते हो बिगनिंग में, मिड में, एंड में। जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा ये चीज, उसको लग रहा होगा क्या क्या ही चल रहा है, बिगनिंग, एंड, मिड, मंथली, क्वार्टरली। ठीक है, धीरे धीरे देखो चीज समझ में आने लग जाएगी। मैं आपको यहाँ मंथ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मंथली की बात करूंगा अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि कोई भी एक पार्टनर है, ए नाम का पार्टनर है, वो मंथली ड्राइंग्स करता है। अब मंथली में देखो, मंथली मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर मंथ में एक फिक्स अमाउंट से, हर मंथ में फिक्स अमाउंट से ड्राइंग करेगा। तो अब ध्यान रखना, अब वो ड्राइंग क्या है, मंथ के बिगनिंग में भी कर सकता है, मंथ के मिड में भी कर सकता है और मंथ के एंड में भी ड्राइंग्स कर सकता है। तो अब कैसे होगा देखो,
अगर बिगनिंग में करेगा तो उस केस में क्या करना है, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 मंथ्स। तो जब आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, तो मंथ की जगह आपको कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, ये 6.5 मंथ्स के लिए। अगर कोई पर्सन मिड में, नहीं मिड अपन लास्ट में लेंगे, पहले एंड ले लेते हैं, एंड में और मिड में। अगर कोई पर्सन एंड में विड्रॉ कर रहा है तो उसके केस में क्या करना है, 12 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 5.5 मंथ। और अगर कोई पर्सन मिड में कर रहा है तो उसके केस में ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, सीधे 12/2 6 मंथ। ओके, अगर कोई पर्सन क्वार्टरली बेसिस पे, हर क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन 4 क्वार्टर में अब हर क्वार्टर के या तो शुरुआत में कर ले, हर क्वार्टर के या तो एंड में करे, या हर क्वार्टर के मिड में करे। तो उसके केस में कैसे करना है, देखो 12, अब बताओ एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है, तो 12 प्लस 3/2, तो ये कितना आ गया, 7.5 महीने। फिर उसके बाद अगर एंड में कर रहा है तो अब तो समझ में आने लग गया होगा तुम्हें भी, 12 माइनस 3/2, तो कितना आ गया 4.5 मंथ। और अगर मिड में कर रहा है ना प्लस ना माइनस, तो सिंपल 12/2, तो कितना आ जाएगा 6 मंथ। ठीक है, अगर कोई पर्सन हाफ ईयरली कर रहा है, वही सेम हाफ ईयरली भी कर सकता है, 6 महीने का एक हाफ ईयरली होता है, तो उसके केस में क्या करना है, 12 प्लस 6/2, तो ये आ जाएगा आपका 9 मंथ। 12 माइनस 6/2, ये आ जाएगा आपका 3 मंथ्स, और इधर क्या आ जाएगा 12/2 6 मंथ्स। अब देखो क्या होता था कि आपको ये मंथ्स आपको याद करने की जरूरत पड़ती थी कि किस में 6.5 महीने लेने, ये जैसे किस में 6.5 ले, किस में 7.5, किस में 5.5, किस में 6, किस में 4.5 या 9 3, ये क्या याद करने में बहुत दिक्कत आती थी। अब आपको याद करने की लोड़ नहीं, इसमें आपको सिंपली क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मंथली, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन मंथली का है, क्वार्टरली का है या हाफ ईयरली का है। अगर क्वेश्चन मंथली का है तो रो नंबर 1 में देखते क्या क्या लिखा है अपन ने, ये कॉलम नंबर 1 में क्या क्या लिखा अपन ने, मंथली के या तो बिगिन में या एंड में या मिड में। अगर बिगिनिंग में कर रहे हो +1 कर देना, एंड में कर रहे हो -1 कर देना, और अगर मिड में कर रहे हो तो ना प्लस करना है ना माइनस करना है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कितने महीने का होता है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 12 + 3 12 - 3, और हाफ ईयरली केस में 12 + 6 और 12 - 6। इस तरीके से आपकी क्या निकली, यहाँ पे मंथ्स की कैलकुलेशन निकल गई। अब ये मंथ जो भी आएगा उसको आप क्वेश्चन में पुट करोगे, क्वेश्चन में पुट करने के बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, उस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना इजी टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम से, तीनों में से तीनों बोल, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, और ये थर्ड मेथड नहीं है ये, लेकिन इससे भी कैलकुलेशन करी जाती है। कब होता है यूज, जब आपको, हाँ चलो एक चीज मैं बता देता हूँ, अब आपके दिमाग में डाउट क्या आएगा जब आप क्वेश्चन करने लगोगे कि सिंपल मेथड से निकालूं, प्रोडक्ट से निकालूं, ये जो टेबल बनाई इस तरीके से निकालूं। तो देखो क्या चीज ध्यान रखना है, अगर आपको एक ही अमाउंट विड्रॉ किया है, सिंपल मेथड पे जाना, अगर आपने एक से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया है और अलग अलग अमाउंट किया है या फिर एक जैसा अमाउंट किया है लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड पे किया है, मतलब कभी किस महीने में, कभी किस महीने में, कभी किस महीने में, उस केस में आपको लगाना है प्रोडक्ट मेथड। थर्ड मेथड की साफ साफ पहचान होती है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में क्या लिखेगा, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयरली के रेयर क्वेश्चन होता है एग्जाम में चांस आने के, ठीक है, बाकी एवरी हाफ ईयरली ज्यादा चांसेस या तो मंथली होते हैं या क्वार्टरली होते हैं। साफ साफ क्या मेंशन होगा, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर, और साथ में क्या लिखेगा, या तो बिगिनिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है या मिड में कर रहा है। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपको कब कौन सा मेथड, इसके आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जब आप लैंग्वेज देखोगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि कई बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग्स दी होगी। अब रेट ऑफ ड्राइंग्स के साथ क्या होता है, पर एनम मेंशन होता है, क्या, पर
एनम मेंशन होता है। अगर किसी भी रेट ऑफ ड्राइंग्स के साथ पर एनम मेंशन नहीं है तो उसके केस में आपको जो भी मंथ अपॉन 12 करना होता है ना, मंथ अपॉन 12 करने की जरूरत नहीं। जो रेट दे रखी है सीधे के सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देना अमाउंट ऑफ ड्राइंग से, वो आपकी आईओडी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और समझाना है आपको। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको ये तो दे दिया जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स किस पीरियड में करी। अब पीरियड तो होता है अप्रैल से लेके मार्च 12 महीने का, अब मुझे बता ही नहीं रखा कि किस पीरियड में किस दिन मैंने ये ड्राइंग्स करी, तो उस केस में अब मेरे लिए मंथ की कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, मैं मंथ की कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो उस केस में आपको क्या करना है, मंथ ऑलवेज 6 मंथ्स कंसीडर करने हैं और 6 मंथ्स कंसीडर करते हुए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ की जगह कितने महीने लेने हैं, 6 महीने। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या क्या समझाया मैंने कि कई बार क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी है, साथ में उसमें पर एनम मेंशन नहीं होता। अगर पर एनम मेंशन नहीं तो मतलब 12 महीने की रेट नहीं, तो उसके केस में मंथ अपॉन 12 करने की ही जरूरत नहीं है। सेकंड, आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ होगा लेकिन ये ड्राइंग्स आपने कब करी ये आपको पता नहीं चल रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, सीधे के सीधे जो मंथ अपॉन 12 है ना, मंथ अपॉन 12 में डायरेक्ट आपको 6 मंथ्स लिख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हाँ, एक चीज और मुझे ये समझानी है कि आपका ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें जो भी बुक के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी अगर आपके डाउट आ रहे हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो डाउट आपके कमेंट में क्लियर कर दिए जाएंगे।